नमस्कार साथियों, मैं विकास शिक्षा ओशन में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, भारतीय संविधान की मेगा सीरीज का यह 5वीं क्लास है, यानी 4 क्लासेस हम पढ़ चुके हैं, 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। जिन साथियों ने अभी तक 4 वीडियो नहीं देखे हैं वे सभी लोग उन 4 वीडियो को देख लीजिए। ये 5वां वीडियो है और उन चारों वीडियो का पीडीएफ आप सबको शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शिक्षा ओशन के ब्लॉग के लिंक है, उस लिंक पर जाकर आप उन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, शिक्षा ओशन के टेलीग्राम चैनल की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और वहां पर भी आपको इन वीडियो की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो साथियों, आप सभी लोग शिक्षा ओशन को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा ओशन यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और सेंट्रल एवं स्टेट गवर्नमेंट की कंपटीशन की एग्जाम होती है, उन सबकी प्रिपरेशन अच्छी ही गुणवत्ता के साथ करवाता है। साथियों, कल मैंने वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से कहा था कि हम बहुत जल्द भारत के भूगोल की मेगा सीरीज को भी लॉन्च करने वाले हैं और इसी हेतु मैंने आप सबसे ये प्रश्न पूछा था कि हम यह क्लास कितने बजे से रखें। तो आप में से अधिकांश बच्चों ने कमेंट करके मुझे 11 बजे का टाइम सजेस्ट किया है। तो मैं जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट करके मुझे नहीं बताया है, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि कितनी बजे हम भारत की ज्योग्राफी जो है उसकी क्लास को हम रखें, ताकि हम जल्द से जल्द इंडियन ज्योग्राफी की एमसीक्यूज की क्लास को हम शुरू कर सकें। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरे साथियों, आप सभी लोग शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज की लिंक पर फेसबुक पेज पर जाकर हमारे शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें और शिक्षा ओशन के टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए और शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, जहां पर आपको हॉट टॉपिक और इन वीडियो के पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। तो मेरे मित्रों, हम पढ़ेंगे आज भारतीय राज्य व्यवस्था के 200 प्लस क्वेश्चन की मेगा सीरीज का यह 5वां वीडियो। 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और उनके पीडीएफ आपको हमारे ब्लॉग और टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो साथियों, क्लास को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर जरूर कीजिए। चले जी, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन और मेगा सीरीज का 81 या 81वां क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन आज की सेशन का। तो निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है। एक है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी इन चारों के बारे में आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप लोगों ने भारतीय संविधान में प्रस्तावना को भी पढ़ा है, मौलिक अधिकारों को भी पढ़ा है, मौलिक कर्तव्यों को भी पढ़ा है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी आप लोगों ने पढ़ा है। अब हमसे कहा जा रहा है कि ध्यान देना है। अब क्वेश्चन की प्रकृति पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है? लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है? हम सर्वप्रथम बात करते हैं दोस्तों कि लैंगिक समानता क्या होती है, किसे कहते हैं लैंगिक समानता। लैंगिक समानता का मतलब होता है लिंग के आधार पर समानता, पुरुष और महिला में समानता। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि प्राचीन काल से ही पुरुष और महिलाओं में विभेद किया जा रहा है और वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कि महिलाओं को कमजोर समझा जाता है और पुरुष को बलवान समझा जाता है। तो भारतीय संविधान कभी भी महिला को कमजोर और पुरुष को बलवान नहीं समझता है, वह दोनों को एक समान रूप से समझता है, यानी लैंगिक रूप से समान मानता है। और हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 भी यही कहता है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। तो बात की जा रही है कि लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से कहां कहां वर्णन किया गया है, यानी पुरुष और महिला के बीच समानता की बात किन किन विषयों में वर्णित की गई है। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इन चारों भागों में से या इन चारों विषयों में से कहां पर आपके मौलिक
लैंगिक समानता का वर्णन किया गया है। तो मेरे दोस्तों, प्रस्तावना में भी आपके लैंगिक समानता का वर्णन किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार में भी किया गया है, मूल कर्तव्य जो मौलिक कर्तव्य हैं उनमें भी किया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें भी आपके लैंगिक समानता का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न के अनुसार इसका राइट आंसर होगा डी वाला, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, यानी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इन सब में लैंगिक समानता के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। चले साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 82 बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखो। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया है? यानी ये आपके 4 कानून हैं, इन चारों कानूनों में से कौन सा कानून आपके संसद ने नहीं बनाया है? ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक कानून को। सबसे पहली बात करेंगे हम आफस्पा के बारे में। अगर आप सभी लोगों ने कल की क्लास ली होगी तो आप सबको आफस्पा के बारे में ज्ञात होगा। आफस्पा का पूरा अगर फुल फॉर्म हम देखें तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या हो गया? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, जिसका निर्माण संसद ने किया था वर्ष 1958 को। ठीक है, संसद ने 1958 को आफस्पा का निर्माण किया था। तो इस अनुसार संसद ने आफस्पा का कानून का निर्माण किया, तो ये तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछा है कि किस कानून का निर्माण संसद ने नहीं किया है, तो नहीं को ढूंढना है। फिर उसके बाद आता है पोटा। ठीक है, पोटा कानून के बारे में हम बात करते हैं। अगर पोटा कानून का फुल फॉर्म देखें, यानी पोटा का पूरा नाम देखें, तो पोटा का पूरा नाम होता है द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। क्या है? पी का मतलब होता है प्रिवेंशन, ओ का मतलब होता है ऑफ, टी का मतलब है टेररिज्म और ए का मतलब है एक्ट। ठीक है, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी आतंकवाद निरोध अधिनियम। इसका निर्माण भी भारतीय संसद ने किया था और वर्ष है आपका वर्ष 2002। कब किया गया था? वर्ष 2002 को आपका निर्माण किया था किसका? पोटा कानून का। और अगर तारीख देखें तो 2 अप्रैल 2002 को इस कानून का निर्माण किया गया। किसने किया? संसद ने किया। यानी आफस्पा कानून और पोटा कानून का निर्माण संसद ने किया। अब उसके बाद अगर फेमा की हम बात करें, फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी जितनी भी विदेशी मुद्राएं होती हैं, फॉरेन करेंसी होती हैं, उनको एक्सचेंज करना, यानी इंडियन रुपी में एक्सचेंज करना, उससे संबंधित कुछ प्रबंधन कानून हैं, उन कानूनों का निर्माण या योजनाओं का निर्माण यह फेमा करता है। यह फेमा कानून है जिसका निर्माण भारतीय संसद ने वर्ष 1999 में किया था। कब किया था? 1999 में। किसने किया था? संसद ने किया था, यानी संसद ने फेमा कानून का भी निर्माण किया। किंतु अगर हम मकोका के बारे में बात करें, ठीक है, मकोका, सर्वप्रथम बात कर लेते हैं मकोका का पूरा नाम क्या है। मकोका का पूरा नाम है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। एम का मतलब हो गया महाराष्ट्र, सी का मतलब कंट्रोल, ओ का मतलब ऑर्गेनाइज्ड, सी का मतलब क्राइम और ए का मतलब एक्ट, यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। ठीक है, देखो नाम से पता चल गया होगा, एम का मतलब महाराष्ट्र, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका निर्माण भारतीय संसद ने नहीं किया है। इसका निर्माण महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा किया गया है। और हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था? प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा कानून है जिसका निर्माण भारत की संसद ने नहीं किया है, यानी मकोका एक ऐसा कानून है जिसका निर्माण भारत की संसद ने नहीं किया है। इसका निर्माण आपका किया है किसके द्वारा? महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। वर्ष था 1999। वर्ष 1999 में इसका निर्माण किया गया था महाराष्ट्र की सरकार के बाद। अब इस कानून का उद्देश्य था
कि जितना भी अंडरवर्ल्ड जो है, अंडरवर्ल्ड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्राइम, ठीक है, जो आपके स्मगलिंग का काम करता है, डकैती का मतलब कि आपके डकैती का काम करता है, ठीक है, लूट मार का काम करता है, जो कि आपके फिरौती मांगता है, ठीक है। तो इन सब का जो अंडरवर्ल्ड है, ठीक है, इसके खात्मे के लिए यह कानून का निर्माण किया गया था। और तत्पश्चात जाके वर्ष 2002 में दिल्ली की सरकार ने भी इसी कानून की तर्ज पर एक कानून बनाया और उसको भी दिल्ली में लागू कर दिया, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का 82 का राइट आंसर होगा सी वाला मकोका। क्लियर दोस्तों? चले जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 83। प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का आवास, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड, ठीक है, नाम क्या है आपके प्रधानमंत्री आवास का? 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? यानी हमसे पूछा जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री का आवास का नाम क्या है। तो क्या उनके आवास का नाम अनुग्रह है, चित्रकूट है, पंचवटी है या प्रधानमंत्री निवास है? जरा आप मुझे कमेंट्स में इसका उत्तर देख के बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री के आवास जो कि स्थित है 7 रेस कोर्स रोड, ठीक है, का नाम क्या है, ठीक है। तो क्या अनुग्रह, चित्रकूट, पंचवटी या आपके पीएम हाउस, क्या हो सकता है? आप मुझे कमेंट करके बताइए, तत्पश्चात जाके मैं इसका सही आंसर देता हूं। तो साथियों, प्रश्न क्रमांक 83 का राइट आंसर है पंचवटी। भारत के प्रधानमंत्री का आवास जो है, जो कि स्थित है 7 रेस कोर्स रोड पर, उसका नाम है पंचवटी। क्लियर मेरे साथियों? अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 84 पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? यानी वह कौन सा शब्द है जिस शब्द का वर्णन भारत के संविधान में नहीं किया गया है, ठीक है। हमें ऑप्शन दिया हुआ है अटॉर्नी जनरल, उसके पश्चात नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, बजट, कैबिनेट। यानी ये 4 जो ऑप्शन है, जिसमें से अटॉर्नी जनरल, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, बजट और कैबिनेट, इन चारों में से कौन सा एक ऐसा शब्द है जिसका वर्णन भारत के संविधान में नहीं किया गया है? तो अपन बात करते हैं ऑप्शन ए की, अटॉर्नी जनरल की, भारत के महान्यायवादी की। तो दोस्तों, अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी, इसका वर्णन भारत के संविधान में किया गया है आर्टिकल 76 के अनुसार, ठीक है। तो इसका तात्पर्य यह है कि अटॉर्नी जनरल इसका उत्तर नहीं होगा। तत्पश्चात नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, केक का वर्णन भी भारत के संविधान में आर्टिकल 148 148 में किया गया है। यानी इस प्रश्न का उत्तर बी वाला नहीं हो सकता। किंतु बजट की बात करें, बजट का वर्णन या नाम का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस अनुसार प्रश्न क्रमांक 84 का राइट आंसर होगा बजट। आप सबको बजट तो पता है ना दोस्तों, बजट किसे कहते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमें बजट के बारे में नहीं पता है, ठीक है। अब कैबिनेट का वर्णन किया गया। कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल होता है और मंत्रिमंडल का वर्णन किया गया है आर्टिकल 53 में भी मंत्रिमंडल का वर्णन आता है, ठीक है। आर्टिकल 74 में भी आता है, 75 में भी आता है, ठीक है। तो इस अनुसार आपके कैबिनेट तो हो नहीं सकता, क्योंकि कैबिनेट का वर्णन आपके भारतीय संविधान में आता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो प्रश्न क्रमांक 84 का राइट आंसर सी वाला होगा। क्लियर साथियों? अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 85 की। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रश्न है दोस्तों हमारे कि भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई किसकी?
प्रशासन की। प्रशासन का मतलब समझ में आया ना? प्रशासन का मतलब होता है शासन करना। शासन करने के लिए जो आपके अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों के द्वारा जब शासन को रेगुलेट किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसे कहा जाता है प्रशासन। तो प्रशासन की क्षेत्रीय और बुनियादी, बुनियादी मतलब कि सबसे नीचे की इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन है राजस्व मंडल, तहसील, जिला या गांव। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, आप सभी यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या एक आईएएस ऑफिसर प्रशासनिक अधिकारी होता है या नहीं? क्या आपका एक कलेक्टर या डीएम या एसडीएम या एक आईपीएस ऑफिसर या एसपी, ये सभी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या नहीं? तो दोस्तों ये सभी लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है। और आपको पता है कि एक कलेक्टर कहां बैठता है? कलेक्टर राजस्व मंडल में नहीं बैठता है, वो तहसील में नहीं बैठता है, वह जिला में बैठता है। तो सबसे क्षेत्र में जो निम्न बुनियादी जो क्षेत्रीय इकाई है वह कौन सी होगी? जिला होगी कि नहीं होगी? तो प्रश्न क्रमांक 85 का राइट आंसर हो जाएगा जिला। क्लियर साथियों? अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 86। द पैलेट्स ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी? एक पुस्तक का नाम है दोस्तों जिसका नाम है द पैलेट्स ऑफ डेमोक्रेसी। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है पीएस राम मोहन राव, पीसी अलेक्जेंडर, गुरुदास कामत या शंकर दयाल शर्मा। इसमें से किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई? तो दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई शंकर दयाल शर्मा के द्वारा, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। पुस्तक का नाम आप याद कर लीजिए, हो सके तो इसको नोट कर लेना। पुस्तक का नाम है द पैलेट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, जिनके राइटर हैं शंकर दयाल शर्मा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 87, ठीक है। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जाने जाती है? प्रश्न क्या है कि एक समिति का नाम बताओ, जहां पर ऑप्शन में चारों समितियां दी गई हैं, उसमें से वो कौन सी समिति है जो पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश करी थी? उस समिति के बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय पंचायत होती क्या है, यानी पंचायत में 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? तो मेरे साथियों 3 स्तर होते हैं, जिला स्तर, मंडल स्तर और ग्राम स्तर। जिला स्तर पर जिला पंचायत, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर होती है ग्राम पंचायत। यह 3 स्तरीय प्रणाली प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा? तो दोस्तों यह प्रणाली प्रस्तुत की गई थी बलवंत राय मेहता के द्वारा। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, यह तीनों जो समितियां हैं, यह तीनों समितियां आपके पंचायत से संबंधित हैं, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट से संबंधित हैं। और सरकारिया जो समिति है यह राज्यपाल और राज्यों से संबंधित है, ठीक है। अब इन तीनों यानी बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और जे.वी.के. राव समिति, इन तीनों में से बलवंत राय मेहता जो थे उन्होंने पंचायत में 3 स्तर दिए थे, जबकि अशोक मेहता जी ने 2 स्तर दिए थे, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 87 का राइट आंसर हो गया आपका ए वाला। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 88। भारत में ABCD प्रदेशों की सूची में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा था? तो मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं दोस्तों, जब भारत देश आजाद हुआ, आजादी के बाद भारत में राज्य बनाया गया। तो राज्य बनाने के लिए राज्यों का स्वरूप पहले, ठीक है, आपके श्रेणियों में विभाजित था, यानी एक कोई प्रांत हुआ करता था, ठीक है, तो उस प्रांत को अलग अलग श्रेणी में विभाजित कर देते थे, प्रांत ए, प्रांत बी, प्रांत सी और प्रांत डी, ठीक है।
अंग्रेजों ने क्या किया कि प्रशासन को चलाने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रांत बनाए और उन प्रांतों को आपके श्रेणियों में विभाजित करते। जैसे कि आपने देखा हो ना कि आप जब स्कूल पढ़ते थे तो जब आप 12th क्लास में थे, 12वीं कक्षा में थे, तब 12वीं कक्षा में छात्र अधिक होने के कारण 12वीं कक्षाओं की श्रेणियां बना दी जाती थी कि 12th ए, 12th बी, 12th सी, लेकिन होती 12th ही थी, ठीक है, किंतु उनकी श्रेणियां बना दी जाती थी। उसी प्रकार से होता तो वो प्रांत ही था, किंतु उस प्रांत को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता था और होती थी श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी, ठीक है। तो प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि वह कौन सी श्रेणी थी, ठीक है, मतलब कि वो कौन सा प्रदेश था श्रेणियों में जो सबसे छोटा हुआ करता था। ऑप्शन है त्रावणकोर कोचीन, ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन है बिलासपुर और ऑप्शन है कुर्ग। इनमें से वह कौन सा प्रदेश है जो एबीसीडी श्रेणियों में सबसे छोटा हुआ करता था? तो दोस्तों वह था बिलासपुर। बिलासपुर सबसे छोटा प्रदेश हुआ करता था एबीसीडी श्रेणियों में। तो प्रश्न क्रमांक 88 का राइट आंसर सी वाला। क्लियर साथियों? अब हम चर्चा करेंगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 89। निम्नलिखित पर ध्यान देना है, ठीक है। आप लोगों को निम्नलिखित चीजें हैं यानी 4 कंडीशन हैं, उन चारों कंडीशन पर ध्यान देना है। पहला है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है कानून के सम्मुख समानता और चौथा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 4 स्वतंत्रताएं या 4 अधिकार प्रदान किए गए हैं यानी दिए गए हैं। अब हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशियों को नहीं दिया गया है। यानी 4 अधिकार हमारे सामने हैं, जिसमें से पहला है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा कानून के सम्मुख समानता, चौथा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये 4 अधिकार दिए हुए हैं और ये चारों अधिकार भारतीयों को प्राप्त हैं, किंतु इनमें से वो कौन से अधिकार हैं जो आपके विदेशियों को नहीं दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चले जी, तो हम बात कर लेते हैं कि वह कौन सा अधिकार है। तो सुनिएगा, जीवन और स्वतंत्रता का जो अधिकार है जिसका वर्णन आर्टिकल 21 में किया गया है, यह विदेशियों को भी प्रदान है। दूसरा, धर्म की स्वतंत्रता जिसका वर्णन आपके 25 में है, यह भी आपके विदेशियों को प्रदान किया गया है। कानून के सम्मुख समानता, यह आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है और यह भी आपके किन को प्रदान किया गया है, विदेशियों को भी प्रदान किया गया है। जबकि जो चौथा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, यह जो अधिकार है, यह अधिकार विदेशियों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह कहती है कि व्यक्ति अपने अधिकारों को मांग सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। किंतु जो विदेशी हैं, वह विदेशी भारतीयों के अनुसार या भारतीयों के मुकाबले या भारतीयों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, उस अधिकार स्वरूप से वह आर्टिकल 19 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से प्रश्न क्रमांक 89 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। क्लियर साथियों? तो विदेशियों को आर्टिकल 19 प्राप्त नहीं है। ठीक है साथियों, चले जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 90। अब प्रश्न क्रमांक 90 क्या कहता है, जरा हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 90 कह रहा है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधान शक्तियां उन मामलों के लिए विस्तार नहीं करती जिसके संबंध में संसद के पास भारत के संविधान के तहत राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति है। उपयुक्त प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें हैं? तो सुनिएगा, यहां पर यह क्वेश्चन
वैसे तो अब इस क्वेश्चन की इतनी मान्यता नहीं रही। क्यों? क्योंकि यह जो क्वेश्चन है ये जम्मू कश्मीर राज्य के अलग संविधान से है। अब जम्मू कश्मीर राज्य के अलग संविधान का वर्णन अब नहीं है, ठीक है। किंतु फिर भी प्रश्न हमारे सम्मुख है, तो इस अनुसार हम प्रश्न को समझते हैं और इसका उत्तर ढूंढते हैं। तो सुनो, प्रश्न ये कह रहा है कि जो राज्य से संबंधित जो विषय हैं उनके ऊपर कानून भारतीय संसद बना सकती है, और भारतीय संसद राज्यों के लिए जो कानून बनाती हैं उन कानूनों को राज्य सरकारें लागू करती हैं। किंतु जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो संसद के द्वारा बने कानून को सीधे तौर पर लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। तो यह किसके अनुसार नहीं है? यानी यह वर्णन भारत के संविधान में कहाँ किया गया है? क्या इसका वर्णन भारत के संविधान के भाग 4 में है, या भारत के संविधान अनुच्छेद 370 में है, या आपके भारत के संविधान अनुच्छेद 238 में, या जम्मू कश्मीर के संविधान में है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका जम्मू कश्मीर का संविधान। ठीक है दोस्तों, वैसे इस प्रश्न की अब इतनी मान्यता नहीं रही है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 91 पर। ठीक है, अब 91वें प्रश्न क्रमांक को हम देखते हैं कि ये प्रश्न क्या कहता है। फिर से हमसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए, यानी हमें फिर से वापस से कुछ चीजों पर ध्यान देना है। चलिए जरा ध्यान देते हैं। पहला, उपक्रमों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना। दूसरा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। तीसरा, पर्यावरण की सुरक्षा। चौथा, समान नागरिक संहिता। ये 4 हमें कर्तव्य दिए हुए हैं, या 4 आपके अधिकार या 4 विषयों का वर्णन हमारे सामने किया गया। अब प्रश्न क्या है? इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से हैं? यानी इन चारों में से कौन कौन आपके डीपीएस यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आते हैं? तो अगर हम बात करें सबसे पहले उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना, इसका मतलब होता है उपक्रम यानी फैक्ट्रीज, उनके प्रबंधन में जो श्रमिक होते हैं, श्रमिक जो आपके फैक्ट्रियों के लिए काम करते हैं, ठीक है, उनमें जॉब करते हैं, उस श्रमिकों के लिए कानून बनाना। ठीक है, और इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 43A। किसमें किया गया है? आर्टिकल 43A में किया गया है। जबकि आर्टिकल 43A में किया गया, और यह आर्टिकल 43 आपके किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, यानी फर्स्ट वाला तो आपके डीपीएस का भाग है। दूसरा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। अल्पसंख्यक आपके 46 में आते हैं। ठीक है, जो 46 भी आपके किसके अंतर्गत है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इनकी शुरुआत होती है 36 से 51। तो इनके बीच बीच में जितने भी आर्टिकल हैं वे सभी किसके अंतर्गत आएंगे? डीपीएस के अंतर्गत आएंगे। तो 46 भी इसके अंदर आता है। तो आपके अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के रूप में यह भी आपके किसके अंतर्गत आता है? डीपीएस के अंतर्गत आता है। फिर कहा गया है आपके पर्यावरण की सुरक्षा, जो कि आपके आता है आर्टिकल 48 में, और आर्टिकल 48 आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। तो आपके तीसरा भी हो गया। समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के अंतर्गत आती है, और यह आपके डीपीएस में है। यानी आपके यह चारों जो हैं, यह चारों आपके शामिल हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो इस अनुसार प्रश्न क्रमांक 91 का राइट आंसर सी वाला होगा। क्लियर साथियों? चलिए जी, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 92। प्रश्न को ध्यान पूर्वक सुनिए, पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है संविधान के सदस्यों को, प्रश्न क्या है? संविधान के सदस्यों को
विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित किया गया था और रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किया गया था। ठीक है, ये बात यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सही है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वे सदस्य आपके राज्य विधानमंडलों और रियासतों के मनोनीत सदस्यों द्वारा बने थे। ठीक है, अब प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि संविधान के सदस्यों को सीधे क्यों नहीं चुना गया है। प्रश्न क्या है कि संविधान के सदस्यों को सीधे क्यों नहीं चुना गया है, उनको राज्य विधानमंडलों के द्वारा क्यों निर्वाचित किया गया था, उनको रियासतों के शासकों द्वारा क्यों मनोनीत किया गया था, उनको सीधे तौर पर जनता के द्वारा क्यों नहीं चुना गया, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब ऑप्शन ए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस विधि के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव की मांग की थी, यानी आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने आपके संविधान सभा के सदस्यों की चुनाव के माध्यम से मांग की थी, इस वजह से। दूसरा, भारत के विभिन्न वर्गों के बीच कैबिनेट मिशन के साथ असहमति थी और सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं था। तीसरा, भारत के लोगों ने पहले से ही विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में से एक संविधान सभा बनाने के लिए एक आदेश दिया था। डी है, रियासतों ने संविधान सभा के सदस्यों के लिए सीधे चुनाव के लिए विरोध किया था। अब इसमें से सही आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी वाला, यानी कैबिनेट मिशन जब भारत आया था, ठीक है, तो उस कैबिनेट मिशन को लेकर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में सहमति एक जैसी नहीं थी। यहाँ तक कि कुछ राजनीतिक दल जो थे, कुछ जो संगठन थे, उन संगठनों के बीच में भी एक सहमति नहीं थी, जैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी सहमति एक नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी जिसका प्रावधान कैबिनेट मिशन में नहीं था। तो इस सबको देखते हुए कैबिनेट मिशन ने ये देखा कि यहाँ पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सीधे तौर पर करवाना असंभव होगा, इसलिए उन्होंने इसे अप्रत्यक्ष तरीके से करवाने का फैसला लिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी वाला। क्लियर साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 93। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है, यानी वित्त आयोग जो है जिसका आर्टिकल 280 है, उस आर्टिकल 280 में जो आपके वित्त आयोग है, उस वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करेगा। तो भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, कानून द्वारा संसद या कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट। तो दोस्तों वह करेगा कानून द्वारा संसद, यानी संसद कानून बनाकर इसका निर्धारित करेगी कि योग्यता क्या होगी, और इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 280(2) में। ठीक है, इसमें इसका वर्णन किया गया है कि संसद कानून बनाकर योग्यता का निर्धारण करेगी। तो प्रश्न क्रमांक 93 का राइट आंसर सी वाला होगा। चले साथियों, अब बात करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 94 की। भारत में राजनीतिक दल की सही परिभाषा क्या है। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, वो सुनिएगा क्या है। भारत में राजनीतिक दल, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं ना, राजनीतिक दल की सही परिभाषा क्या है। यहाँ पर 4 परिभाषाएं दी हुई हैं, इन चारों में से सही परिभाषा कौन सी होगी। तो चलिए हम सबसे पहले ऑप्शन की परिभाषा देखते हैं। राजनीतिक दल का मतलब भारत के संविधान के अनुच्छेद 324, यानी 324 मतलब चुनाव आयोग के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग के साथ एक राजनीतिक दल के रूप में भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संगठन या निकाय। ठीक है, एक ये हो गया। बी, राजनीतिक दल का अर्थ भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के व्यक्तिगत नागरिकों के एक संगठन या निकाय को राजनीतिक दल के रूप में अधिसूचित
किया जाता है। सी, राजनीतिक दल का मतलब भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ या निकाय जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कुछ वोटों को सुरक्षित रखने में सक्षम हैं। डी, राजनीतिक दल का अर्थ है भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ निकाय चुनाव आयोग के साथ लोकसभा अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है। अब देखिएगा दोस्तों, हमारे सामने चार परिभाषाएं हैं, ठीक है, और ये चारों परिभाषाएं बिल्कुल सही हैं राजनीतिक दल की। यानी इन चारों परिभाषाओं को अगर आप पढ़ोगे और आप देखोगे तो ये चारों परिभाषाएं राजनीतिक दल की ही हैं। तो प्रश्न ये है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग हमें ये लगाना है क्योंकि हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है भारत में, ठीक है, मतलब कि राजनीतिक दल भारत में क्या होंगे या किसे कहेंगे, ठीक है। भारत की बोल रहे हैं, पूरे विश्व की नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो भारत की कुछ एक परिभाषा होगी राजनीतिक दल की, और भारत की राजनीतिक दल की परिभाषा आपके है कि लोकसभा का अधिनियम 1951 की धारा 29A, ठीक है। आपका लोकसभा अधिनियम 1951 की धारा 29A यह कहती है कि कोई भी व्यक्तिगत संगठन या लोगों का समूह जो राजनीतिक दल बनने की नीयत रखता है, जो राजनीतिक रूप से पार्टी बनाने की सोच रहा है, जो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, उसे चुनाव आयोग के द्वारा अनुमति लेनी आवश्यक होगी। यह बात की गई है लोकसभा अधिनियम 1951 की धारा 29A में। यानी आपके अधिनियम 1951 की 29A में राजनीतिक दल की परिभाषा दी गई है। तो इस अनुसार से प्रश्न क्रमांक 94 का राइट आंसर डी वाला होगा। आई बात समझ में? एक बार और मैं फिर रिपीट करता हूं कि चारों परिभाषाएं आपके राजनीतिक दल की हैं, किंतु प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है भारत के राजनीतिक दल की, और भारत के राजनीतिक दल की परिभाषा लोकसभा अधिनियम 1951 की 29A में इसकी परिभाषा का वर्णन किया गया है। इस अनुसार 94 का राइट आंसर डी वाला होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 95 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित हैं? तो सुनिएगा, 106वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये हुआ था 2006 को, और 111वां संविधान संशोधन हुआ था 2009 को। ठीक है, और ये दोनों जो संविधान संशोधन हैं, यह दोनों संविधान संशोधन आपके किससे संबंधित हैं? यह हैं सहकारी समितियों से संबंधित। किससे? सहकारी समितियों से संबंधित हैं यह दोनों संविधान संशोधन। याद रखिएगा, पंचायत या सहकारी समिति गलत, सहकारी समिति और पंचायत ये भी गलत, पंचायत और पंचायत ये भी गलत, और जबकि इसका राइट आंसर होगा सहकारी समिति, सहकारी समिति। यानी यह दोनों जो आपके संविधान संशोधन है, ये दोनों सहकारी समितियों से संबंधित है। और कल की क्लास में मैंने आप सबको क्लियर किया था, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों कि सहकारी समिति क्या है, और उसके बारे में मैंने आपको वर्णन भी किया था। तो जिन साथियों ने अभी तक मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, वे पुराने वीडियो देख लीजिए। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 96। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ठीक है, यानी जनता के पर्स का अभिभावक किसे कहा जाता है? ठीक है, प्रश्न क्या है कि भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स यानी जनता के पर्स का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रण और महान्यायवादी, वित्त मंत्री, ठीक है, सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन या प्रधानमंत्री। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रण और महान्यायवादी। यही तो है जो आपके जो पब्लिक पर्स होता है, यानी जनता का जो पैसा होता है, उस जनता के पैसे को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, वित्त मंत्री अगर आप लगाओगे तो गलत हो जाएगा, राइट आंसर इसका
ए वाला होगा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो होता है यानी केक सीएजी जो होता है, यही आपके गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहलाता है, याद रखिएगा। तो 96 का राइट आंसर ए वाला। ठीक है साथियों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 97 पर। निम्नलिखित में से किसको देश का वित्त का संरक्षक माना जाता है, यानी किसे वित्त का संरक्षक माना जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आप लोग इस सबका उत्तर देने में सभी लोग सक्षम हैं, तो ज़रा आप सभी लोग मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए 97 का। क्या वित्त का संरक्षण प्रधानमंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक या भारत का रिजर्व बैंक होता है? कौन होता है वित्त का संरक्षक? जल्द से जल्द इसका उत्तर आप सभी लोग दीजिए। आप सभी लोगों को मैं 10 सेकंड का समय देता हूं। दस सेकंड तक आप 10 सेकंड के अंदर अंदर आप इसका उत्तर दीजिए। तो मेरे साथियों, प्रश्न क्रमांक 97 का राइट आंसर आपका वित्त मंत्री है। ठीक है, वित्त संरक्षक कौन कहलाता है? वित्त मंत्री। ठीक, चलिए अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 98 की। भारत में किसी शहर का पहला नागरिक होता है। अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि देश का पहला नागरिक, तो देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, लेकिन प्रश्न यहां पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि किसी भी शहर का पूछ रहे हैं, तो शहर का पहला नागरिक आपका कौन होगा? मेयर, चेयरमैन, शेरिफ या विधानसभा सदस्य। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका इजी आंसर है मेयर। ठीक है, आपका अध्यक्ष जो होता है, नगर का जो अध्यक्ष होता है, जिसे हम मेयर के नाम से जानते हैं या महापौर के नाम से जानते हैं, यह पहला नागरिक होता है। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 99 पर। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्था कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, टू द पॉइंट वाला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्था, जिसका निर्माण वर्ष 2011 में किया गया था और इसका निर्माण किया था, जिसकी स्थापना की थी चुनाव आयोग ने। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्था का निर्माण वर्ष 2011 में चुनाव आयोग के द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना की गई थी नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर और मेगा सीरीज के 100वें क्वेश्चन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट के अनुसार, दोस्तों नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा वर्ष 1928 को। ठीक है, 1928 को मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना क्या है? क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने भारत में एक संविधान बनाने की कोशिश की थी और उसके तहत उन्होंने एक संविधान बनाया था जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने भारतीय संसद का एक स्वरूप प्रदान किया था। तो हमसे प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारतीय संसद का क्या स्वरूप था? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, क्राउन, लोकसभा, राज्यसभा, क्राउन, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट्स, क्राउन, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे साथियों, अगर आप सोच रहे हैं कि नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने संसद का स्वरूप राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के रूप में रखा होगा, तो इसका उत्तर गलत है, यानी आप गलत सोच रहे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि उस वक्त भारत अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, और उस वक्त भारत में एक स्वतंत्रता का भाव उस वक्त उत्पन्न नहीं हुआ था, स्वाधीनता का भाव उत्पन्न हुआ था। यानी भारतीय उस वक्त यह चाहते थे कि अंग्रेज भारत में रहे किंतु शासन भारतीयों का हो। इसी उद्देश्य के तहत मोतीलाल नेहरू ने जो ब्रिटिश संसद है, उस ब्रिटिश संसद के तर्ज पर भारत में संसद बनाने की बात कही थी और इसका राइट आंसर है क्राउन, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंट।
यानी राजा, ठीक है, एक हाउस होगा, मतलब एक सदन होगा जिसका नाम होगा सीनेट, और दूसरे हाउस का नाम होगा रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो 100 का राइट आंसर हो गया डी वाला। क्लियर मेरे साथियों? चले दोस्तों, तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने आज के सेशन में 20 क्वेश्चन के तहत मेगा सीरीज के 100 क्वेश्चनों को पढ़ लिया है। तो साथियों, आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो और ज़रूर इसको शेयर करो। एक बात और दोस्तों, कि मैं आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी की मेगा सीरीज को लॉन्च करने वाला हूं, तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उस क्लास का समय हम क्या रखें, ताकि हम जल्द से जल्द उस मेगा सीरीज को भी शुरू कर सकें। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मेरे साथियों, जिन्होंने अभी तक शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जिन साथियों ने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर रखा है किंतु बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में ही एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान है, उस घंटे के निशान को आप दबा दो, ताकि होगा क्या कि शिक्षा ओशन पर जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी कि वीडियो अपलोड किया जा चुका है। क्योंकि अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं या फिर क्लास चल रही है, तो उनको इस माध्यम से पता चल जाएगा, उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो अपलोड किया जा चुका है। ठीक है मेरे साथियों, तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं कल। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।